हेलो एवरीवन। हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल वन शॉट ऑफ बायोमोलिक्यूल चैप्टर। इस चैप्टर को हम डिटेल में करेंगे, हम पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे, साथ में हम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, तो ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसमें हम केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑल्सो वेरियस केमिकल चेंजेस टेक प्लेस विद इन दैम, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या केमिकल चेंजेस चल रही हैं, तो उसे जब हम स्टडी करते हैं तो उस सब्जेक्ट को हम ना बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो ना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड विच बिल्ड अप लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इन्हीं क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है और ये रिक्वायर्ड होते हैं ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो हम ना इसमें स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर में हम बायोमोलिक्यूल्स के हम स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी करेंगे। सबसे पहला बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है प्राइमरली प्रोड्यूस बाय प्लांट, जैसे स्टार्च है वो प्लांट प्रोड्यूस करता है, तो ये मोस्टली प्लांट प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो नेचर में ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल केन शुगर, इसे हम सुक्रोज भी कहते हैं, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। मोस्ट ऑफ द जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O Y। एक्स एंड वाई क्या हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसी से हमें इसे कंसीडर कर सकते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन होते हैं, तो वहीं से इसका नाम डिराइव हुआ है कार्बोहाइड्रेट। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, तो इसे हम जनरल फॉर्मूला में फिट कर सकते हैं, ये होता है C6H2O6। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में फिट हो जाता है। बट ऑल द कंपाउंड विच फिट इनटू द फॉर्मूला मे नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट। बट कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो इस फॉर्मूला में फिट हो जाते हैं बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, ये फिट हो जाता है फॉर्मूला में, ये हम लिख सकते हैं C2H2O ट्वाइस, इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो है फॉर्मूला में फिट हो जाता है बट एक्चुअल में ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सिमिलरली जो रेमनोस है ये होता है C6H12O5, ये एक कार्बोहाइड्रेट है बट ये जनरल फॉर्मूला में फिट नहीं होता CxH2O5 में। तो इससे हमें पता चलता है सारे जो कार्बोहाइड्रेट है वो जनरल फॉर्मूला में फिट नहीं होते। जो एक्चुअल डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की वो ये है, द कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो रोटेट कर सकते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को। पॉलीहाइड्रोक्सी, एक से ज्यादा OH ग्रुप होता है, साथ में या तो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, या ये वो कंपाउंड होते हैं हाइड्रोलिसिस पे ऐसा यूनिट बनाते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कुछ जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्वीट टेस्ट के होते हैं, तो उन्हें हम शुगर्स कहते हैं। जैसे घर पे जो कॉमन शुगर हम यूज करते हैं उसे हम सुक्रोज कहते हैं। मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होता है उसे हम लैक्टोज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। सैकराइड्स कहाँ से आया वर्ड? ये ग्रीक वर्ड से आया सैक्रोन। सैक्रोन मीन्स शुगर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में ये कितने यूनिट देते हैं तो उसी के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है और इसे ब्रॉडली डिवाइड किया हमने 3 ग्रुप में। पहला है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में सिर्फ ना एक ही यूनिट प्रेजेंट होता है, तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है विच कैनॉट बी हाइड्रोलाइज टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। क्योंकि सिर्फ एक ही यूनिट है तो ये फर्दर हाइड्रोलाइज करके सिंपलर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन नहीं देता। अराउंड 20 मोनोसैकेराइड जो है वो नेचर में नोन है और कॉमन एग्जांपल है जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज की। तो सिर्फ एक ही यूनिट प्रेजेंट है तो उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। सेकंड है ओलिगोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ये वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करो ना तो 2 से लेकर 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड ये यील्ड करते हैं, तो इन्हें हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड को ना हमने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है एज डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड एक्स्ट्रा, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड दे प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलिसिस। अगर हाइड्रोलिसिस में 2 मोनोसैकेराइड देते हैं तो वो डाइसैकेराइड होते हैं, 3 देते हैं तो ट्राइसैकेराइड, 4 देते हैं तो टेट्रासैकेराइड। अकॉर्डिंगली हमने इसका नाम दिया हुआ है। मोस्ट कॉमन ना डाइसैकेराइड होते हैं, तो ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट देता है हाइड्रोलिसिस पे। तो जो 2 यूनिट होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे सुक्रोज है,
सुक्रोज की अगर आप हाइड्रोलिसिस करो तो आपको ना एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज मिलता है, वेरएस माल्टोज की हाइड्रोलिसिस में आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलता है। तो ये जो दोनों है ये डाइसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? जो यील्ड करते हैं लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, जो बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट दे हाइड्रोलिसिस पे, तो उसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसमें स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स आता है। दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये ना स्वीट टेस्ट के नहीं होते हैं, तो इन्हें हम नॉन शुगर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो रिड्यूस कर पाते हैं टॉलिंस रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को। खुद ये कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो इन कार्बोहाइड्रेट को हमने क्लासिफाई किया है एज रिड्यूसिंग शुगर। जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं इनमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप बॉन्डेड स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता, ये ग्रुप फ्री प्रेजेंट होते हैं। ऑल मोनोसैकेराइड, सारे जो मोनोसैकेराइड है, वेदर एल्डोस, एल्डोस वो मोनोसैकेराइड है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोस वो मोनोसैकेराइड है जिसमें कीटोन प्रेजेंट होता है। तो सारे मोनोसैकेराइड में चाहे वो एल्डोस या कीटोस हो, इसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अगर डाइसैकेराइड की बात करें, डाइसैकेराइड जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोसैकेराइड से बनता है। इफ वन ऑफ द फंक्शन ग्रुप इज फ्री, किसी भी मोनोसैकेराइड का सपोज फंक्शन ग्रुप फ्री है तो ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, जैसे माल्टोज एंड लैक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? ये रिड्यूस नहीं करते टॉलिंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। इन डाइसैकेराइड, अगर डाइसैकेराइड में इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड दैट इज एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, सपोज डाइसैकेराइड है, ये 2 मोनोसैकेराइड से बना है, अगर दोनों मोनोसैकेराइड का एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप क्या है, बॉन्डेड है, तो कोई भी ग्रुप फ्री नहीं होता है। सो एज ए रिजल्ट ये क्या होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। एग्जांपल है सुक्रोज। नेक्स्ट हम पीवाईक्यू क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला पीवाईक्यू क्वेश्चन है, नेम द डाइसैकेराइड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। 2020 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा माल्टोज। जो माल्टोज है वो हाइड्रोलिसिस पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज देता है। सेकेंड है, व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। 2019 का क्वेश्चन है। सुक्रोज हाइड्रोलिसिस पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज साथ में 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज देता है। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइसैकेराइड। 2015 का क्वेश्चन है, हमें स्टार्च, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज दिया हुआ है, तो जो माल्टोज है वो क्या है? डाइसैकेराइड है, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज देता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड पूछा है, 2015 का क्वेश्चन है, हमें स्टार्च, माल्टोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज दिया हुआ है, तो जो फ्रक्टोज है वो क्या है? मोनोसैकेराइड है, स्टार्च और सेलुलोज क्या है? पॉलीसैकेराइड है, और माल्टोज डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड को हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, उनमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, एंड द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन देम, और कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने इसे क्लासिफाई किया। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है मोनोसैकेराइड में तो इसे हम एल्डोज कहते हैं, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोज कहते हैं। कार्बन एटम सपोज 3 है तो जनरल टर्म हम यूज करते हैं ट्रायोस। अगर एल्डिहाइड है तो इसे एल्डो ट्रायोस कहते हैं। कीटोन ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो कीटो ट्रायोस कहते हैं। अगर मोनोसैकेराइड में 4 कार्बन है तो जनरल टर्म होता है टेट्रोस। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डो टेट्रोस होता है। कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटो टेट्रोस होता है। अगर 5 कार्बन है तो पेंटोस होता है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डो पेंटोस होता है, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटो पेंटोस होता है। अगर 6 कार्बन प्रेजेंट है तो वो हेक्सोस होता है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डो हेक्सोस होता है, और अगर कीटोन प्रेजेंट है तो कीटो हेक्सोस होता है। और अगर 7 कार्बन प्रेजेंट है तो जनरल टर्म है हेप्टोस। एल्डिहाइड अगर ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डो हेप्टोस होता है, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटो हेप्टोस होता है। सबसे पहला मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है C6H12O6। जो ग्लूकोज होता है वो फ्रीली इन नेचर होता है, मतलब फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट होता है और साथ में कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट होता है, जैसे डाइसैकेराइड में प्रेजेंट होता है या पॉलीसैकेराइड में प्रेजेंट होता है। स्वीट फ्रूट और हनी में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। राइप ग्रेप्स में भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज की। फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो केन शुगर होता है। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस में हमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है। तो सुक्रोज को हम बॉईल करते हैं डाइल्यूट HCl और H2SO4 में इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो हमें इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है। सपोज हमारे पास सुक्रोज है C12H22O11, वाटर में हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, साथ में एसिड के साथ इसे हम
बॉयल करते हैं तो हमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है। दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम है, C6H12O6। सेकेंड है फ्रॉम स्टार्च। कमर्शियली ग्लूकोज को ऑब्टेन करते हैं बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। जो स्टार्च है ना वो पॉलीसैकेराइड होता है और ये ग्लूकोज का बना होता है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस पे हम ग्लूकोज ऑब्टेन कर लेते हैं। तो स्टार्च को हम बॉयल करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ एट 393 केल्विन और जो प्रेशर होता है वो 2 to 3 एटमॉस्फेयर होता है। हम स्टार्च ले सकते हैं या सेलुलोज भी ले सकते हैं। सेलुलोज भी पॉलीसैकेराइड होता है ऑफ ग्लूकोज। C6H10O5N हमने हाइड्रोलिसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड 393 केल्विन 2 to 3 एटमॉस्फेयर, तो हमें N मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिल जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है ना ये एल्डोहेक्सोस होता है, इसमें 6 कार्बन होते हैं, साथ में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसे हम एल्डोहेक्सोस कहते हैं। इसे हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करता है। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, तो वहां से इसका नाम आया है डेक्सट्रोज। ये मोनोमर होता है ऑफ मैनी लार्ज कार्बोहाइड्रेट, तो मैनी पॉलीसैकेराइड्स का ना ये मोनोमर होता है जैसे स्टार्च एंड सेलुलोज। ये मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ में। इट वॉज असाइंड द स्ट्रक्चर गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एविडेंस। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ना ये क्या होता है, CHO होता है, यहाँ पे 4 CHOH ग्रुप होते हैं, स्ट्रेट चेन में होते हैं, साथ में CH2OH होता है, तो 6 कार्बन है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हमने असाइन किया है और हम फॉलोइंग एविडेंस हम आगे बात करेंगे। हमने रिएक्शन से पता किया कि इसका ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहला एविडेंस हमें पता चला जो ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। सो इससे हमें पता चलता है जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है। सेकंड है रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ग्लूकोज को हम HI के साथ हीट करते हैं। ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, काफ़ी देर तक हीट करेंगे HI के साथ, हमारा N-हेक्सेन बनेगा। तो 6 कार्बन क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं N-हेक्सेन में। दिस सजेस्ट दैट ऑल द 6 कार्बन एटम आर लिंक्ड इन ए स्ट्रेट चेन। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो ग्लूकोज है उसमें जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में लिंक्ड है, तो ये उसका एविडेंस देता है। थर्ड है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड हाइड्रोजन साइनाइड। जो ग्लूकोज है सबसे पहले हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम देता है। अगर हम बात करें जो ग्लूकोज है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ से H2 यहाँ से O रिमूव हो जाता है, वाटर रिमूव होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, तो हमारा बनता है CH डबल बॉन्ड NOH। तो ये जो कंपाउंड है इसे हम ऑक्साइम कहते हैं। सिमिलरली ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करके साइनोहाइड्रिन बनाता है। हमने HCN लिया, तो इसमें जो CN नेगेटिव होता है ना वो न्यूक्लियोफाइल होता है, वो इस कार्बन पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते हैं और ये जो ऑक्सीजन है ना ये सोल्यूशन में से H+ एक्सट्रैक्ट करता है, यहाँ पे OH बनाता है। तो क्या हुआ, CH के साथ यहाँ पे CN जुड़ गया और OH यहाँ पे बन गया है, तो इस कंपाउंड को हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं। दिस रिएक्शन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन ग्लूकोज। अब ये जो दोनों रिएक्शन है ना ये सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप देते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, तो ये जो रिएक्शन है ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। फोर्थ है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। जो ग्लूकोज है वो ना ऑक्सीडाइज हो जाता है टू ग्लूकोनिक एसिड ऑन रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। अब ये जो ब्रोमीन वाटर है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ना एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, COOH ग्रुप बनाता है, हमारा बनाता है ग्लूकोनिक एसिड। तो ये इंडिकेट करता है जो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना ग्लूकोज में वो एक्चुअल में क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। फिफ्थ है रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें क्या होता है, एसिटाइलेशन होती है। जो ग्लूकोज है उसमें CH3CO ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है विद एसिटिक एनहाइड्राइड। जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, और ये हमें कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इससे क्या पता चलता है, जो ग्लूकोज है अगर वो पेंटा एसिटेट बना रहा है तो ग्लूकोज में 5OH ग्रुप प्रेजेंट है। ग्लूकोज की हम क्या कर सकते हैं, एसिटाइलेशन कर सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, विच इज CH3C डबल बॉन्ड O ट्वाइस O। तो इसमें एसिटाइल ग्रुप ना इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब एसिटाइलेशन ना अल्कोहल और फिनोल की हो सकती है, तो यहाँ पे क्या है 5OH ग्रुप प्रेजेंट है, तभी हमारा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनता है। यहाँ पे 5 एस्टर ग्रुप बनते हैं, यहाँ पे CHO C डबल बॉन्ड O CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बन रहा है। पेंटा एसिटेट बनने का मतलब ये है कि ग्लूकोज में 5OH ग्रुप प्रेजेंट है। सिक्स्थ है ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड।
जो ग्लूकोज है एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ यील्ड ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड एज सैकरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HNO3। हमने ग्लूकोज लिया और यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड लिया, HNO3 के साथ दोनों को हमने रिएक्ट किया, तो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे COOH ग्रुप आ जाता है, इसे हम सैकरिक एसिड कहते हैं। अगर हम बात करें ना, जो HNO3 है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल वाला ग्रुप है वो सेम रहता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे प्राइमरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें क्या है, एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में, तभी वो क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज होके COOH बनाता है, तो ये उसकी रिएक्शन है। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी जो हमने रिएक्शंस किया तो वहीं से ये PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HCN Br2HI, अभी हमने ये रिएक्शन किया, 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट गिव द रिएक्शन ऑफ हीटिंग ग्लूकोज विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप इज कंफर्म बाय दिस रिएक्शन, 2023 का क्वेश्चन है। तो इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कंफर्म होता है। राइट केमिकल रिएक्शन टू शो दैट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज कंटेन द फॉलोइंग। स्ट्रेट चेन के लिए हम HI से हीट करते हैं, 5 अगर अल्कोहल ग्रुप पता करने हैं तो हम एसिटाइलेशन करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, और अगर आपको पता करना है एल्डिहाइड एज ए कार्बोनिल ग्रुप तो हम क्या करते हैं, Br2 के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। नेक्स्ट है राइट द रिएक्शन शोइंग द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग इन द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एल्डिहाइड ग्रुप पता करने के लिए Br2 से रिएक्ट करते हैं, और प्राइमरी अल्कोहल पता करने के लिए ऑक्सीडेशन करते हैं नाइट्रिक एसिड से। नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्फिग्रेशन ऑफ ग्लूकोज की। जो एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट है ना डिफरेंट OH ग्रुप का, उसे ना फिशर ने दिया आफ्टर स्टडिंग मैनी प्रॉपर्टीज। फिशर ने ना ग्लूकोज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी और उसके बाद जो डिफरेंट OH ग्रुप है उसका स्पेशल अरेंजमेंट शो किया। स्पेशल अरेंजमेंट मतलब कि स्पेस में कैसे वो अरेंज है, तो वो शो किया, एग्जैक्टली उसने शो किया, और उसे उसने रिप्रेजेंट किया बाय फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में हम जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसे 2 डायमेंशनल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, वर्टिकल लाइन होती है। तो जो यहाँ पे इंटरसेक्शन है ना, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ये CHO ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे HOH OHH HOH HOH है। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, ये क्या होता है, ये शो करता है, ये जो HOH है इट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये ऑब्जर्वर की तरफ है। वेरस जो वर्टिकल लाइन पे जैसे CHO CH2OH है, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, बोर्ड से ये उस तरफ ये प्रेजेंट है। तो ऐसे उसने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशनल वे में रिप्रेजेंट किया। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अगर CHO की जगह COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये ग्लूकोनिक एसिड होता है। अगर दोनों तरफ COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये सैकरिक एसिड होता है। अगर हम बात करें जो ग्लूकोज है ना, ये हमारा D+ ग्लूकोज होता है। जो कैपिटल D है ये कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट करता है। याद रखना, ये जो कैपिटल D है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट नहीं करता, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वेरा जो प्लस साइन है इसे हम स्मॉल d से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ द कंपाउंड, मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को ना राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो उसके बेसिस पे हमने इसे प्लस साइन दिया और स्मॉल d साइन दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैपिटल D एंड कैपिटल L कन्फिग्रेशन के बारे में। जो D एंड L है ये हम नाम से पहले लिख सकते हैं कंपाउंड के, ये इंडिकेट करता है रिलेटिव कन्फिग्रेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर। तो वो जो स्टीरियो आइसोमर है उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम कैसा है, तो उसके बेसिस पे हम कैपिटल D एंड कैपिटल L कन्फिग्रेशन देते हैं। दिस रेफर टू देयर रिलेशन विद पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में कैसा अरेंजमेंट है ग्रुप्स का, उसी के बेसिस में हम कन्फिग्रेशन देते हैं दूसरे कंपाउंड्स को। तो रेफरेंस के लिए हमने क्या लिया, ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या होता है, 1 एसिमेट्रिक कार्बन, ये जो कार्बन है 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से अटैच होता है, इसे हम एसिमेट्रिक या कायरल भी कहते हैं। तो एज ए रिजल्ट ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो इसमें क्या बनता है, 2 इनएंशोमेरिक फॉर्म्स बनती है। ये क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्लस फॉर्म, और ये लीवोरोटेटरी माइनस फॉर्म होता है। अब हमने क्या किया, रेफरेंस के लिए ना हमने देखा यहाँ पे जो OH है ना ये राइट साइड पे प्रेजेंट है, तो इसे हमने कैपिटल D कन्फिग्रेशन दे दिया। और यहाँ पे अगर हमने देखा OH जो है लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो हमने कैपिटल L कन्फिग्रेशन दिया। अब हम इस कन्फिग्रेशन को ना बाकी कंपाउंड के साथ मैच करते हैं और उसी के बेसिस पे हम कैपिटल D या कैपिटल L कन्फिग्रेशन देते हैं। द कंपाउंड्स केमिकली
कोरिलेटेड टू प्लस आइसोमर उसे डी कन्फिग्रेशन देंगे, मतलब जब OH राइट में प्रेजेंट है तो उसे डी कन्फिग्रेशन, और जो कंपाउंड केमिकली कोरिलेटेड टू माइनस आइसोमर, जो माइनस आइसोमर मतलब जो OH है वो लेफ्ट में है तो उसे हम L कन्फिग्रेशन देते हैं। फॉर असाइनिंग द कन्फिग्रेशन ऑफ मोनोसेक्राइड, अगर आपके पास मोनोसेक्राइड है उसको आप कन्फिग्रेशन असाइन करना चाहते हो कैपिटल D या कैपिटल L, तो हम क्या देखते हैं, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम विच इज कंपेयर्ड, तो हम ना उस मोनोसेक्राइड का लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन देखते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होता है जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 1 2 3 4 4 यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन है, तो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन देखते हैं। ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन ये है। इसमें अगर आप देखोगे OH कहाँ पे, राइट साइड में है, इसे मैच कर सकते हैं D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड से, इसमें भी OH राइट में है, तभी हम ग्लूकोज को क्या देते हैं, डी कन्फिग्रेशन देते हैं, हम OH मैच करते हैं। ठीक है, फॉर कंपैरिजन द स्ट्रक्चर इज रिटन इन ए वे दैट मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन इज एट द टॉप, तो हम स्ट्रक्चर ऐसे लिखते हैं जिसमें ज्यादा ऑक्सीडाइज जो कार्बन है वो टॉप पे होना चाहिए। हमें पता है जो प्राइमरी अल्कोहल है उसे अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे अल्कोहल और क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो कंपैरिजन के लिए हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप दोनों का पहले लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और अल्कोहलिक जो ग्रुप है उससे नीचे रखेंगे, फिर ही हम क्या करेंगे, इन्हें कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जो लीनियर स्ट्रक्चर है ना ग्लूकोज का, वो एक्सप्लेन करता है मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा था वो मोस्टली सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है ग्लूकोज की, बट कुछ रिएक्शन और फैक्ट है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करता। जैसे पहला है, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्स टेस्ट। नॉर्मली अगर किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो वो शिफ्स टेस्ट देता है, तो उसमें पिंक कलर आता है, बट ग्लूकोज ये टेस्ट नहीं देता। इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। नॉर्मली एल्डिहाइड जो होता है NaHSO3 के साथ ना एडिशन प्रोडक्ट देता है, उसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं, बट ग्लूकोज ये रिएक्शन शो नहीं करता। नेक्स्ट, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। नॉर्मली क्या होता है, जो ग्लूकोज है ना हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ वो रिएक्ट कर सकता है, बट अगर आपने ग्लूकोज की क्या की है, एसिटाइलेशन की है, तो वो पेंटा एसीटेट बनाता है, और ये जो पेंटा एसीटेट है ये रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। इससे हमें पता चलता है एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। जो ग्लूकोज है उसमें CHO ग्रुप जो है वो फ्री नहीं है, वो बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है। थर्ड, ग्लूकोज इज फाउंड टू बी एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। अभी हमने देखा था ग्लूकोज का हमने सिर्फ एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाया था, बट एक्चुअल में हमें क्या पता चला, जो ग्लूकोज है उसके ना 2 क्या है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। पहले को हम अल्फा कहते हैं, दूसरे को हम बीटा फॉर्म कहते हैं। जो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन। इट इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। तो जो अल्फा फॉर्म है ना वो अपने क्रिस्टल्स बनाता है। ठीक है, क्रिस्टल कैसे बनाता है, जब आपके पास कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है ग्लूकोज का 303 केल्विन में, तो अल्फा फॉर्म के क्रिस्टल्स मिलते हैं। जो बीटा फॉर्म है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन, और इसे हम ऑब्टेन करते हैं जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं हम ग्लूकोज का एट 371 केल्विन, तो हमें बीटा फॉर्म के क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो ग्लूकोज के अल्फा एंड बीटा फॉर्म होता है। जो अबव फैक्ट पढ़े हमने ग्लूकोज के, इसे सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, इट इज फॉर्म थ्रू इंट्रामोलिकुलर हेमीएसिटल फॉर्मेशन। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल हेमीएसिटल फॉर्मेशन होता है। हेमीएसिटल ग्रुप क्या होता है, तो याद रखना कार्बन के साथ एक तरफ R ग्रुप जुड़ा होता है और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन OH एंड OR डैश ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये कार्बन जो होता है इसे हम बोलते हैं हेमीएसिटल फॉर्मेशन। तो हेमीएसिटल बना है जिसकी वजह से ग्लूकोज क्या करता है, साइक्लाइजेशन करता है, मतलब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो ग्लूकोज है वो 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है। अब जो 5th कार्बन है ना ग्लूकोज का, उसका जो OH है ना वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ ना बॉन्ड बनाता है। कार्बोनाइल कार्बन मतलब जो एल्डिहाइड का कार्बन है उसके साथ बॉन्ड बनाता है और रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। रिंग में क्या है, 6 मेंबर है। 6 मेंबर में 5 कार्बन एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना ग्लूकोज का,
ये हमें एक्सप्लेन करता है एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप। जो CHO ग्रुप है वो एब्सेंट होता है और ये ना एज हेमी एसिटल प्रेजेंट होता है। दो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, एक अल्फा स्ट्रक्चर होता है और एक बीटा होता है। द टू साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन स्ट्रक्चर। जो हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, तो अल्फा एंड बीटा फॉर्म इसके साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर देखें फर्स्ट कार्बन क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है और फिफ्थ कार्बन का जो OH है, अब ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये कार्बन जो है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स ना इस पे अटैक करते हैं, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। जैसे अटैक करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो इस कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ OH और ये कार्बन ना इस कार्बन से ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड बन गया, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे OH, तो ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये हेमी एसिटल कैसा है, ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है, इस कार्बन के साथ यहाँ पे H है, OH है और अगर यहाँ देखोगे यहाँ पे OR ग्रुप जुड़ा हुआ है, OC जुड़ा हुआ कार्बन है, तो इसे हम हेमी एसिटल कहते हैं। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में 5 मेंबर क्या कार्बन है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 5 मेंबर कार्बन है और एक यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब हमारे दो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, द टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म, तो दोनों हमारे हेमी एसिटल हैं, दो साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं। डिफर ओनली इन द कन्फिग्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन 1। तो अगर आप कार्बन 1 देखोगे ना, तो जो OH ग्रुप है ना उसका डिफरेंस है। तो अगर OH राइट साइड में प्रेजेंट है ना, तो वो क्या होता है, अल्फा D प्लस ग्लूकोज होता है, और अगर ना लेफ्ट साइड में OH प्रेजेंट है तो वो बीटा D प्लस ग्लूकोज होता है। और इस कार्बन में जिसमें डिफरेंस आ रहा है इसे हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो जो ये आइसोमर बने हैं अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, अल्फा फॉर्म में जो OH होगा पहले कार्बन का वो राइट पे होगा, बीटा फॉर्म में लेफ्ट में होगा, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन आइसोमर्स को हम एनोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पायरेनो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। जो ग्लूकोज का 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, उसे हम पायरेनो स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अल्फा एंड बीटा फॉर्म इसकी होती है। अब नाम जो है इसका पायरेनोस कहाँ से ये डिराइव हुआ, ये कंपाउंड एक है पायरन। पायरन में भी क्या होता है, 5 कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। ये सिमिलर होता है टू ग्लूकोज, तो इसी के नाम से डिराइव किया हमने पायरेनो स्ट्रक्चर। सबसे पहले अल्फा फॉर्म की बात करेंगे, हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। क्योंकि अल्फा फॉर्म है ना, तो पहले वाले कार्बन में OH राइट पे होगा। तो हम क्या करते हैं, ये कार्बन नंबर 1 हम इसे लेते हैं, जो H है ये ऊपर की तरफ होगा लेफ्ट वाला और राइट वाला नीचे की तरफ, तो ये HOH हो जाता है। सेकंड कार्बन में यहाँ पे H ऊपर है, OH नीचे हो जाएगा। थर्ड कार्बन में OH H हो जाएगा, फोर्थ कार्बन पे H नीचे OH हो जाएगा। फिफ्थ कार्बन को देखोगे आप, जो CH2OH है ये आउटसाइड द क्या है, रिंग है, तो इसे हम बाहर लिख लेंगे CH2OH। तो ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। अगर आप देखोगे 1 and 5 कार्बन के बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये स्ट्रक्चर को पायरेनो स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो कंपाउंड है, क्योंकि अल्फा था ये ग्लूकोज, तो अल्फा D प्लस ग्लूकोपायरेनोस कहते हैं। नेक्स्ट हम ना बीटा स्ट्रक्चर लेंगे। बीटा में क्या होता है, जो OH है पहले कार्बन का ये लेफ्ट में होता है, तो पहले कार्बन में OH हम ऊपर लिखेंगे, H नीचे। सेकंड कार्बन में H ऊपर OH नीचे। थर्ड कार्बन पे OH ऊपर H नीचे। फोर्थ कार्बन पे H ऊपर OH नीचे। फिफ्थ कार्बन के साथ हम CH2OH लिखते हैं। क्योंकि बीटा फॉर्म था तो इसे लिखते हैं बीटा D प्लस ग्लूकोपायरेनोस। और ये जो अरेंजमेंट है और ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसे हम हेवर्थ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज है इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ग्लूकोज को ये मैच करता है, बट फ्रक्टोज में ना कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। बेसिस ऑन इट्स रिएक्शन इट इज फाउंड टू कंटेन कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप एट कार्बन सेकंड। तो कार्बन सेकंड में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है फ्रक्टोज में। और 6 कार्बन एटम क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं। इट बिलोंग टू D सीरीज, तो इसमें कैपिटल D कन्फिग्रेशन होता है, क्योंकि इसका जो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन है उसमें OH राइट साइड पे प्रेजेंट है, तो इसमें कैपिटल D कन्फिग्रेशन होता है। लीवो रोटेटरी कंपाउंड, ये जो नेचुरल कंपाउंड होता है फ्रक्टोज, ये लीवो रोटेटरी होता है। प्लेन पोलराइज लाइट को ना लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो D नेगेटिव ये फ्रक्टोज है और ये इसका क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। जो फ्रक्टोज है ना ये एग्जिस्ट करता है 2 साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, इसके 2 साइक्लिक फॉर्म होते हैं विच आर ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ OH ऑफ कार्बन 5 टू द C डबल बॉन्ड O ग्रुप।
मतलब जो 5th कार्बन है ना उसका OH जो है वो कीटोन के साथ ना बॉन्ड बनाता है, कीटोन के कार्बन के साथ वो बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इस पे अटैक करेगा कार्बन पे, तो इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन पे और ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ जुड़ जाएगा। तो एक तरफ कार्बन पे क्या आ जाएगा CH2OH ग्रुप और एक तरफ क्या हो जाएगा ये OH हो जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इसका ना क्या बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये 5 मेंबर रिंग होता है। 5 मेंबर कहाँ से आए, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग होता है। अगर हम बात करें, अगर आप इस कार्बन को देखोगे ना, इसमें OH कौन सी पोजीशन पे है, राइट पोजीशन पे है और यहाँ पे OH लेफ्ट पोजीशन पे है, तो इसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। अगर राइट पे है तो इसे हम अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोस कहते हैं और अगर ये कहाँ है OH लेफ्ट में है तो इसे हम बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोस कहते हैं। तो इसके 2 एनोमर्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा फॉर्म। फ्रक्टोज में 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है, उसका हमने नाम दिया है फ्यूरेनोस। विद एनालॉजी टू कंपाउंड फ्यूरन, एक कंपाउंड फ्यूरन होता है जिसमें 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन होता है, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है, तो इसी से हमने नाम डिराइव किया है फ्यूरेनोस फ्रक्टोज का। हमारे पास अल्फा फॉर्म है, हमने ये स्ट्रक्चर अभी बनाया था, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, हम 5 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 ऑक्सीजन है, ये CH2OH का है, लेफ्ट में है तो ऊपर लिखेंगे CH2OH, नीचे हम लिखेंगे OH, फिर आ जाएगा हमारा OH ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट वाला हम ऊपर लिखते हैं, H नीचे आ जाएगा, देन HOH और लास्ट में हम लिखेंगे CH2OH, तो इसे हम लिखते हैं अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोस। बीटा फॉर्म में क्या होगा, जो OH है वो लेफ्ट में है तो OH ऊपर आ जाएगा, CH2OH नीचे आ जाएगा, यहाँ पे OH HOH और ये जो CH2OH है इसे हम ऊपर लिखते हैं, नीचे H, तो ये होता है बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोस। नेक्स्ट है डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स ना कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकराइड देते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस पे 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकराइड देते हैं विद डाइल्यूट एसिड, या तो डाइल्यूट एसिड से आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हो या तो एंजाइम से आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। द 2 मोनोसैकराइड आर जॉइंड टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज। तो क्या होता है डाइसैकराइड में ना 2 मोनोसैकराइड ना आपस में ज्वाइन करते हैं और एक ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है, बॉन्ड को हम लिंकेज भी कहते हैं, तो उस लिंकेज को हम ऑक्साइड लिंकेज कहते हैं, फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जब भी 2 मोनोसैकराइड ज्वाइन करते हैं ऑक्सीजन का लिंकेज होता है और वाटर का लॉस होता है। सच लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसैकराइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम, तो जो ये लिंकेज है ऑक्सीजन का लिंकेज है बिटवीन 2 मोनोसैकराइड, इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पहला डाइसैकराइड है सुक्रोज, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाइसैकराइड है, ये हम नॉर्मली शुगर जो हम यूज करते हैं घर पे वो सुक्रोज होता है। हाइड्रोलिसिस पे ये देता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D+ ग्लूकोज एंड D नेगेटिव फ्रक्टोज। तो जैसे सुक्रोज है इसकी हाइड्रोलिसिस की, तो हमें क्या देता है, D+ ग्लूकोज देता है एंड D नेगेटिव फ्रक्टोज देता है। इक्विमोलर मिक्सचर इसलिए देता है क्योंकि एक मॉलिक्यूल से हमें क्या मिलेगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज से हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज मिलेगा, तो हमें जो कंसंट्रेशन मिलती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की वो सेम मिलती है, तभी हम लिखते हैं इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D+ ग्लूकोज एंड D नेगेटिव फ्रक्टोज। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज की बात करें, हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी फ्रक्टोज है। अगर इसकी बात करें अल्फा डी ग्लूकोज की, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, फ्रक्टोज में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो इसमें क्या हो रहा है, द 2 मोनोसैकराइड आर हेल्ड टुगेदर बाय ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन कार्बन 1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो कार्बन 1 जो है अल्फा ग्लूकोज का, वो क्या कर रहा है, कार्बन 2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज के साथ ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन का बॉन्ड बना रहा है, जिसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। हमें पता है ये जो कार्बन 1 है ना ग्लूकोज का, ये क्या होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है नॉर्मली ओपन चेन स्ट्रक्चर में, और सेकेंड कार्बन जो फ्रक्टोज का होता है ये कीटोन ग्रुप होता है। हमने पढ़ा था जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ना स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट हो सकता है, ओपन चेन में कन्वर्ट हो सकता है। सो एज ए रिजल्ट अगर ये ग्रुप फ्री है ना, तो ये क्या कर सकते हैं, ये रिड्यूस कर सकते हैं फेलिंग सोल्यूशन और टॉलिंस रिएजेंट को। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो दोनों ग्रुप है ना, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन आपस में ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन बना रहा है। सो एज ए रिजल्ट ये जो ग्रुप है ये बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है, ये बॉन्ड बना रहे हैं, तो तभी जो सुक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है।
नॉन रिड्यूसिंग इसलिए होता है क्योंकि ये जो दोनों ग्रुप है एल्डिहाइडिक और कीटोन ग्रुप कभी भी यहाँ पे फ्री नहीं मिलेगा। इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलिंस रिएजेंट। जो सुक्रोज होता है ना वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पे रोटेट करता है। इसका रोटेशन होता है प्लस 66.5 डिग्री। जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो ना तो हमें मिलता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज। अब जो लीवो रोटेशन है फ्रक्टोज की, इसमें क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट है लेफ्ट साइड पे रोटेट करता है, ये होता है -92.4 डिग्री, इज मोर देन द डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज विच इज 52.5 डिग्री प्लस। सो एज ए रिजल्ट जो माइनस साइन वो ज्यादा है, तो प्लेन पोलराइज लाइट जब क्या होता है सोल्यूशन हाइड्रोलाइज होता है तो वो लेफ्ट में मूव करता है, तो जो मिक्सचर है वो क्या हो जाता है, लीवो रोटेटरी हो जाता है, क्योंकि जो माइनस साइन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लस साइन। तो जब भी आप हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज करते हो तो साइन चेंज हो जाता है। इनिशियली सुक्रोज क्या होता है, प्लस होता है साइन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बट जो मिक्सचर बनती है वो लीवो रोटेटरी हो जाता है, तो साइन चेंज होता है फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो। तो ये जो मिक्सचर बना, जो प्रोडक्ट बना, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर कहते हैं, क्योंकि इसमें इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। सेकेंड है माल्टोज। जो माल्टोज है वो क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। इसमें ना 2 यूनिट होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के। अब हमारा ये एक अल्फा डी ग्लूकोज है, इसका जो कार्बन 1 है वो लिंक करता है कार्बन 4 ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट। तो इसका जो कार्बन 4 है 1 2 3 4, तो इसका कार्बन 1 और इसका कार्बन 4 आपस में लिंकेज बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन का, इसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से माल्टोज बनता है। द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट कार्बन 1 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज इन सोल्यूशन। हमें पता है जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये सोल्यूशन में क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर के। तो ये जो कार्बन है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप बना सकता है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। तो अगर ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप बना सकता है सोल्यूशन में, तो ये क्या होता है, रिड्यूसिंग हो जाता है, क्योंकि ये रिड्यूस कर पाता है टॉलिंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन को। सो दैट्स वाई जो माल्टोस है ये रिड्यूसिंग शुगर होता है। थर्ड है लैक्टोस। लैक्टोस भी एक डाइसैकेराइड होता है, इसे हम मिल्क शुगर कहते हैं, क्योंकि ये जो डाइसैकेराइड है ये मिल्क में पाया जाता है। ये बनता है बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का। अगर हम बात करें ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस होता है, गैलेक्टोज में जो 4th कार्बन है ना, उसमें जो OH है वो ऊपर होता है, वेरास ग्लूकोज में जो 4th कार्बन है उसमें OH नीचे की तरफ होता है। तो बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज जो है वो कंबाइन करते हैं, इसका कार्बन 1 और इसका कार्बन 4 आपस में कंबाइन करते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो जो लिंकेज है इट इज बिटवीन कार्बन 1 ऑफ गैलेक्टोज एंड कार्बन 4 ऑफ ग्लूकोज। अगर आप देखोगे इसमें जो कार्बन 1 है ना, किसका, ग्लूकोज का, वो क्या होता है, फ्री होता है, तो सोल्यूशन में ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप बना सकता है। तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में बी प्रोड्यूस्ड एट कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज 1। तो ये जो ग्रुप है ये क्या हो सकता है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप बना सकता है सोल्यूशन में। एज ए रिजल्ट जो ये शुगर होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग हो जाता है, क्योंकि ये रिड्यूस कर पाता है टॉलिंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन को। तो जो लैक्टोस है ये रिड्यूसिंग शुगर होता है। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड। दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट जॉइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें बहुत सारे जो मोनोसैकेराइड है वो एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये ना मोस्ट कॉमन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है जो नेचर में पाया जाता है। दे एक्ट एज फूड स्टोरेज। तो ये फूड स्टोरेज की तरह काम करता है, जैसे स्टार्च होता है, और स्ट्रक्चरल मटेरियल या तो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, जैसे सेलुलोज होता है। पहला पॉलीसैकेराइड है हमारा स्टार्च। ये जो स्टार्च है ये मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट है, तो इसमें फूड्स जो स्टोरेज होता है प्लांट में वो एज ए स्टार्च स्टोर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग। तो जो ह्यूमन बींग डाइट लेते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सोर्स स्टार्च होता है। ये सीरियल्स में पाया जाता है, रूट में, ट्यूबर में और वेजिटेबल्स में भी ये पाया जाता है। ये ना पॉलीसैकेराइड होता है, ये पॉलीमर होता है ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज के जो यूनिट है, मोनोसैकेराइड यूनिट है, बहुत सारे कंबाइन करके क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट को हम अमाइलोस कहते हैं और सेकंड कंपोनेंट को हम अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है अमाइलोस। जो अमाइलोस है ये वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होता है, मतलब ये डिसॉल्व कर सकता है वाटर में। ये 15 से 20% ऑफ स्टार्च बनाता है। ये लॉन्ग अनब्रांच चेन है विद 200 to 1000 यूनिट ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज हेल्ड बाय C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसमें ना 200 से 1000 यूनिट हो सकते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के। तो ये जो यूनिट है ना ये लॉन्ग अनब्रांच चेन बनाते हैं, मतलब विदाउट एनी ब्रांच, मतलब ये स्ट्रेट चेन होते हैं सारे यूनिट। और कंबाइन कैसे करते हैं,
जो कार्बन 1 है और दूसरे का कार्बन 4 है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है, तभी हम इसे कहते हैं C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इसे हम अल्फा लिंक भी कहते हैं। अल्फा लिंक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो दोनों ग्लूकोज हमने लिए हैं ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज है, तभी यहाँ पे हमने अल्फा लिंक लिखा है। सेकेंड है अमाइलोपेक्टिन। ये सेकेंड कंपोनेंट होता है स्टार्च का। ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में और ये 80 से 85% ऑफ स्टार्च बनाता है। अमाइलोपेक्टिन ना एक ब्रांच चेन पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का, इन विच चेन इज फाउंड बाय C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो नॉर्मल जैसे अमाइलोस में स्ट्रेट चेन होता है तो इसमें भी क्या होता है, स्ट्रेट चेन होता है, बट साथ साथ में यहाँ पे क्या होता है, ब्रांचिंग होता है। अब ब्रांचिंग कहाँ पे होता है, जो कार्बन 6 है ना और जो कार्बन 1 है उसके बीच में क्या हो सकता है, बॉन्ड बन सकता है। तो नॉर्मल स्ट्रेट चेन होगा, C1C4 के बीच में क्या है, बॉन्ड होगा। इसे अल्फा लिंकेज कहते हैं क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज का ये लिंकेज होता है। और साथ साथ में जो लिंकेज है ये कार्बन 1 ऑफ 1 ग्लूकोज एंड कार्बन 6 ऑफ अनदर ग्लूकोज में भी क्या हो सकता है, उसकी वजह से ब्रांचिंग हो सकती है। सो दैट्स वाई जो अमाइलोपेक्टिन है ये ब्रांच्ड होता है और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। सेकेंड पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज। ये सिर्फ ना प्लांट्स में पाया जाता है। मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है प्लांट किंगडम में। तो प्लांट्स में सबसे ज़्यादा जो सब्सटेंस ऑर्गेनिक प्रेजेंट है वो सेलुलोज होता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल वॉल ऑफ प्लांट। तो जो प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है। जो सेलुलोज है ये एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का। जो स्टार्च था वो अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है, बट जो सेलुलोज है ये बीटा डी ग्लूकोज का एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है। तो स्ट्रेट चेन में क्या होता है, ग्लूकोज जुड़ा होता है। इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है C1 एंड C4 कार्बन ऑफ ग्लूकोज। तो हमारे पास क्या है, बीटा डी ग्लूकोज है एक, ये दूसरा बीटा डी ग्लूकोज है, इसका पहला कार्बन और इसका 4th कार्बन के बीच में क्या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। क्योंकि ये बीटा डी ग्लूकोज है उसके कॉम्बिनेशन से बना है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो इसे हम बीटा लिंक भी कहते हैं। तो ये जो हमारा कंपाउंड बना है इसे हम सेलुलोज कहते हैं। थर्ड पॉलीसेकेराइड है ग्लाइकोजन। द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट है जैसे जो ग्लूकोज है एनिमल बॉडी में वो स्टोर होता है एज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन के। अमाइलोपेक्टिन ना स्टार्च का एक पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसमें स्ट्रेट चेन भी होता है और साथ साथ में ब्रांचिंग भी प्रेजेंट होती है अमाइलोपेक्टिन में। तो अगर हम बात करें ग्लाइकोजन की, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन के, इस रेदर मोर हाईली ब्रांच, बट उसमें जो ब्रांचिंग होती है ग्लूकोज की ग्लाइकोजन में वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अमाइलोपेक्टिन। अब ये जो ग्लाइकोजन है ये लीवर, मसल और ब्रेन में पाया जाता है। व्हेन बॉडी नीड ग्लूकोज, अगर बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है तो जो एंजाइम्स होते हैं बॉडी में वो ब्रेक डाउन करते हैं ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में और उसे यूज़ करते हैं। जो ग्लाइकोजन है ये पाया जाता है यीस्ट एंड फंगाई में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो एसेंशियल होते हैं फॉर लाइफ ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की लाइफ के लिए कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये स्टोरेज और स्ट्रक्चरल दोनों काम करते हैं। मेजर पोर्शन ऑफ फूड होते हैं कार्बोहाइड्रेट। जैसे हनी है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया गया है बाय वेद्स इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। वेद कौन होता है, वो पर्सन होता है जो आयुर्वेदा को प्रैक्टिस करता है। तो वो हनी को एज ए मेडिसिन या क्या यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट है ये स्टोरेज मॉलिक्यूल होते हैं। हमें पता है जो स्टार्च है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और जो ग्लाइकोजन है एनिमल में प्रेजेंट होता है। जो सेल वॉल होता है ना बैक्टीरिया और प्लांट का वो सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज जो है वो वुड एंड कॉटन फाइबर में भी पाया जाता है, उसी से वुड एंड कॉटन फाइबर जो है वो बनता है। न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, न्यूक्लिक एसिड में आते हैं डीएनए एंड आरएनए, तो इनमें भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो दो क्या होते हैं, एल्डो पेंटोस होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 5 कार्बन होते हैं। आरएनए में जो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है इसे हम डी राइबोस कहते हैं, आगे हम इसकी बात करेंगे। डीएनए में होता है 2-डीऑक्सी डी राइबोस प्रेजेंट होता है। तो ये 2 कार्बोहाइड्रेट जो हैं आरएनए एंड डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बायो सिस्टम की बात करें, मतलब लिविंग सिस्टम की बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट है वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं विद प्रोटीन एंड लिपिड्स। नेक्स्ट हम पीवाईक्यू क्वेश्चन की बात करेंगे। नेम अ कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट इन लिवर, मसल एंड ब्रेन। 2019 का ये क्वेश्चन है। ग्लाइकोजन जो होता है ये लिवर, मसल और ब्रेन में पाया जाता है। नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। 2019 का क्वेश्चन है। जो लैक्टोज है वो हाइड्रोलिसिस पे बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज देता है। नेक्स्ट है
गिव द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलोज 2023 का क्वेश्चन है। जो स्टार्च है इट इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, तो मोनोमर जो इसका होता है अल्फा डी ग्लूकोज होता है और जो सेलोज है वो बीटा डी ग्लूकोज का बना होता है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ लिंकेज जॉइनिंग द टू मोनोसेक्राइड 2018 का क्वेश्चन है। जो दो मोनोसेक्राइड है वो ज्वाइन करते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट है व्हाई इज सुक्रोज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों होता है 2010 का क्वेश्चन है। अगर सुक्रोज की बात करें जो रिड्यूसिंग ग्रुप है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का वो क्या करता है इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। सो एज ए रिजल्ट जो रिड्यूसिंग ग्रुप है वो कभी भी फ्री नहीं होता है और ये रिड्यूस नहीं कर पाता फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलिन्स रिएजेंट को। सो दैट्स व्हाई सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल है प्रोटीन। जो प्रोटीन है ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। अगर हम चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन और मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात करें ये हमें मिलता है फ्रॉम मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट, फिश और मीट। इट फॉर्म्स द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, तो ये फंडामेंटल बेसिस देता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। जैसे हमारे मसल्स हैं, लीवर है, वो प्रोटीन का बना होता है। ये रिक्वायर्ड होता है जो प्रोटीन है फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। अब ये जो प्रोटीन वर्ड है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से, इसका मतलब होता है प्राइमरी इंपॉर्टेंस। और जो सारे प्रोटीन होते हैं ये पॉलीमर होते हैं अल्फा अमीनो एसिड के। नेक्स्ट है अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड होते हैं उसमें दो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक होता है अमीनो ग्रुप विच इज NH2 ग्रुप और एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप विच इज COOH ग्रुप। तभी हम इसे क्या कहते हैं अमीनो एसिड कहते हैं। और याद रखना जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसे ज़्यादा प्रेफरेंस होती है एज कंपेयर टू अमीनो ग्रुप, तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप, तो हम पोजीशन देख सकते हैं अमीनो ग्रुप की विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप, तो हम अमीनो एसिड को क्लासीफाई कर सकते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। सिर्फ जो अल्फा अमीनो एसिड है वो ऑब्टेन होते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन से और इसमें अदर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड की बात करेंगे। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप है एक तरफ और एक तरफ NH2 ग्रुप प्रेजेंट है अमीनो ग्रुप। अब ये जो कार्बन है मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ जो प्रेजेंट है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, अब अल्फा कार्बन के साथ NH2 ग्रुप अटैच है, अमीनो ग्रुप अटैच है, तभी हम इसे अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। और सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड जो है वो ऑब्टेन होते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन से, तो हम इसकी ही बात करेंगे। इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो R है ये साइड चेन होता है और ये जो साइड चेन है इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। अबाउट 20 अमीनो एसिड हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट प्रोटीन। तो मोस्टली एनिमल एंड प्लांट प्रोटीन में सिर्फ 20 अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अल्फा अमीनो एसिड का ना ट्रिवियल नेम होता है जो रिफ्लेक्ट करता है प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड और इट्स सोर्स, तो इसका जो नाम है वो प्रॉपर्टी उसकी रिफ्लेक्ट करता है या उसका सोर्स रिफ्लेक्ट करता है। जैसे ग्लाइसिन है, इसका ना स्वीट टेस्ट होता है और इसका जो नाम है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस मीन्स स्वीट से। जो टायरोसिन है ये फर्स्ट ऑब्टेन किया गया था चीज से, तो तभी इसका जो नाम है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड टायरोस मीन्स चीज। अब जो अमीनो एसिड है इन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 लेटर सिंबल से और 1 लेटर सिंबल से। सबसे पहले हमारे पास ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन में याद रखना जो R ग्रुप होता है जो साइड चेन है वो सिर्फ हाइड्रोजन होता है, तो ये NH2CH2COOH ग्लाइसिन होता है। अगर हम 3 लेटर सिंबल की बात करें तो ये GLY होता है और 1 लेटर सिंबल ये G होता है। सिमिलरली एलानिन में क्या होता है, जो R है वो CH3 ग्रुप होता है। ठीक है, तो कार्बन के साथ CH3H NH2COOH प्रेजेंट होता है, तो ये एलानिन होता है। तो इसका 3 लेटर सिंबल होता है ALA और 1 लेटर सिंबल इसका A होता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल अमीनो एसिड आर क्लासिफाइड एज। हमें पता है अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप होता है और ये वाला जो ग्रुप है ये बेसिक होता है क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। वेराज जो कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH ये ना प्रोटॉन रिलीज कर सकता है तो वो एसिडिक होता है। तो इसी के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है अमीनो एसिड को, सबसे पहले एसिडिक अमीनो एसिड। दीज आर द अमीनो एसिड विच कंटेन मोर कार्बोक्सिल ग्रुप देन द अमीनो ग्रुप। तो अगर ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप है एज कंपेयर टू अमीनो ग्रुप तो वो क्या होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं। हमें पता है जो अमीनो एसिड है उसमें NH2 और COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, साथ में साइड चेन होता है। कभी कभी क्या होता है जो साइड चेन है ना
उसमें एक्स्ट्रा COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है साइड चेन में। उसकी वजह से जो अमीनो एसिड है वो एसिडिक अमीनो एसिड बन जाते हैं। एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। सेकेंड है न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ऑलरेडी हमने देखा था ग्लाइसिन एंड एलानिन में नंबर ऑफ जो NH2 है एंड COOH ग्रुप है वो सेम होते हैं, तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं। थर्ड है बेसिक अमीनो एसिड। दीज आर द अमीनो एसिड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप देन द कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कुछ अमीनो एसिड में जो NH2 ग्रुप है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू COOH ग्रुप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो साइड चेन है ना, साइड चेन पे भी NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। एज ए रिजल्ट जो अमीनो ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप से ज़्यादा होते हैं और जो अमीनो ग्रुप है वो बेसिक होते हैं, तो ये बेसिक अमीनो एसिड हो जाते हैं, जैसे लाइसिन, अर्जिनिन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड की, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। सबसे पहला है एसेंशियल अमीनो एसिड, दोज अमीनो एसिड विच कैनॉट बी सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी। कुछ जो अमीनो एसिड है ह्यूमन बॉडी में वो सिंथेसाइज नहीं होते, तो हमें ना वो ऑब्टेन करने पड़ते हैं थ्रू डाइट। तो फूड से ना आप ये अमीनो एसिड ऑब्टेन करते हो, तो तभी हम इसे क्या कहते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। तो टोटल क्या होते हैं, 20 अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, अर्जिनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन। तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, जो सिंथेसाइज होते हैं हमारी बॉडी में, उन्हें हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। ये भी 10 होते हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, एस्परजीन, सेरिन, सिस्टीन, टायरोसिन एंड प्रोलिन। तो ये है हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड होते हैं वो कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। हमें पता है जो अमीनो एसिड है इसमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है विच इज़ कार्बोक्सिल ग्रुप, और बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है विच इज़ अमीनो ग्रुप, ड्यू टू विच दे बिहेव लाइक सॉल्ट रेदर देन सिंपल अमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें पता है जो सॉल्ट्स हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस से बनते हैं। अमीनो एसिड में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में एसिडिक एज वेल एज बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये सॉल्ट के जैसे बिहेव करते हैं। थर्ड है, अगर हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो प्रोटॉन लूज कर सकता है, अमीनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन। तो ये जो COOH ग्रुप है एक्वस सोल्यूशन में क्या कर सकता है, हाइड्रोजन लूज कर सकता है, हमारा COO नेगेटिव बन गया। वेराज जो NH2 है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये H+ एक्सेप्ट कर सकता है, हमारा NH3+ बन गया। तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसे हम बोलते हैं डाइपोलर आयन, और इस डाइपोलर आयन का क्या नाम होता है, ज्विटर आयन होता है। अगर हम ज्विटर आयन की बात करें उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होता है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो जो ज्विटर आयन है ये न्यूट्रल होता है। अब ये जो अमीनो एसिड है ना ज्विटर आयन फॉर्म में ना, ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं एम्फोटेरिक बिहेवियर, क्योंकि इसमें एसिडिक एज वेल एज बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये रिएक्ट कर सकते हैं एसिड एज वेल एज बेस के साथ, तो तभी हम इन्हें क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ऑल अदर अल्फा अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव सिंस अल्फा कार्बन इज एसिमेट्रिक। मोस्टली क्या होता है, जो अल्फा कार्बन होता है ना सारे अमीनो एसिड में, उसमें 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच होते हैं, वो एसिमेट्रिक या कायरल होता है और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं अमीनो एसिड, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में अगर आप इस कार्बन को देखोगे इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, एज ए रिजल्ट ये एसिमेट्रिक नहीं होता है, और जो ग्लाइसिन है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। अब जो अमीनो एसिड है इनका कैपिटल D कैपिटल L फॉर्म हो सकता है। जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है उनकी L कन्फिग्रेशन होती है। L कन्फिग्रेशन क्या होता है, जो L अमीनो एसिड है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग NH2 ग्रुप ऑन लेफ्ट हैंड साइड। हमने पढ़ा था इन केस ऑफ ग्लूकोज हम लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन देखते थे और उसका OH ग्रुप देखते थे। लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन में जो OH था वो राइट साइड पे प्रेजेंट था, तो हमने ग्लूकोज को कैपिटल D कन्फिग्रेशन दिया था। बट अमीनो एसिड में हम NH2 ग्रुप देखते हैं, तो जो कैपिटल L अमीनो एसिड है ये नेचुरली अकरिंग होते हैं, और जो NH2 ग्रुप है ये लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है, तभी हम इन्हें क्या कहते हैं, L अमीनो एसिड कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले हम बात करेंगे पेप्टाइड लिंकेज की।
जो प्रोटीन्स है ये पॉलीमर होते हैं अल्फा अमीनो एसिड के। तो जो अल्फा अमीनो एसिड की चेन है वो प्रोटीन बनाता है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब इसमें जो अमीनो एसिड है एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और जो बॉन्ड होता है इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। पेप्टाइड लिंकेज एक अमाइड होता है, अमाइड होता है CONH। तो ये एक अमाइड होता है जो बनता है रिएक्शन बिटवीन COOH एंड NH2 ग्रुप। द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट अमीनो एसिड। सपोज हमारे पास दो अमीनो एसिड है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब ये कंबाइन कैसे करेंगे? एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप क्या कर सकता है? कंबाइन कर सकता है और एलिमिनेशन ऑफ वाटर, वाटर रिमूव हो जाता है और हमारा क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बिटवीन टू अमीनो एसिड। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट बनाना इसे हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। क्यों डाइपेप्टाइड कहते हैं? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू अमीनो एसिड से बना है। नेक्स्ट हम डाइपेप्टाइड की एग्जांपल की बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पे ग्लाइसिन है और यहाँ पे एलेनिन है। ग्लाइसिन का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और एलेनिन का जो अमीनो ग्रुप है ये आपस में कंबाइन करता है। इसमें क्या होगा? यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा बनेगा C डबल बॉन्ड O NH। तो ये जो C डबल बॉन्ड O NH होता है यही क्या होता है? अमाइड लिंकेज होता है, या हम इसे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो ये हमारा क्या बना है? डाइपेप्टाइड बना है और इसका नाम होता है ग्लाइसिल एलानीन। तो जो ग्लाइसिल एलानीन है ये कैसे बना है? कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन का कार्बोक्सिल ग्रुप कंबाइन कर रहा है अमीनो ग्रुप ऑफ एलानीन, वाटर रिलीज हो रहा है और यहाँ पे हमारा पेप्टाइड लिंकेज बन रहा है। क्योंकि ये दो अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से है तो इसे हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। सपोज डाइपेप्टाइड में आपने एक और अमीनो एसिड कंबाइन कर दिया तो 3 अमीनो एसिड हो जाएंगे, तो उसे हम ट्राइपेप्टाइड कहते हैं। अगर 4, 5 और 6 अमीनो एसिड कंबाइंड है तो उसे हम टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड और हेक्सापेप्टाइड कह सकते हैं। When the number of such amino acid is more than 10, अगर 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड कंबाइन है तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ए पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यू। अमीनो एसिड जब कंबाइन करते हैं वाटर रिलीज होता है तो जो रिमेनिंग अमीनो एसिड है उसे अमीनो एसिड रेसिड्यू कहते हैं। तो अगर पॉलीपेप्टाइड में मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यू है और जो मॉलिक्यूलर मास है वो हायर हो जाता है 10,000 U से, तो उसे हम प्रोटीन कहते हैं। However, the distinction between polypeptide and protein is not very sharp. पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन को क्लियरली डिस्टिंग्विश करना उतना भी ईजी नहीं होता, क्योंकि क्या हो सकता है जो पॉलीपेप्टाइड है कभी कभी क्या होता है उसमें फ्यूअर अमीनो एसिड है और वो भी प्रोटीन हो सकता है। पॉलीपेप्टाइड ज़्यादा अमीनो एसिड वाला नॉर्मली क्या होता है? प्रोटीन होता है, बट कभी कभी कम अमीनो एसिड वाला भी प्रोटीन हो सकता है, क्योंकि क्या होता है उस पॉलीपेप्टाइड का ना वेल डिफाइंड कन्फॉर्मेशन होता है ऑफ प्रोटीन। वो ना प्रोटीन का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है और उसका जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन के साथ मैच करता है उस पॉलीपेप्टाइड का, तो उसे हम प्रोटीन कह सकते हैं। जैसे इंसुलिन है, इसमें सिर्फ 51 अमीनो एसिड है, इसमें कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होता है, ये फंक्शन परफॉर्म कर सकता है प्रोटीन का, तो इंसुलिन को हम प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर शेप, तो शेप के बेसिस पे हम प्रोटीन को क्लासिफाई कर सकते हैं और इसके दो टाइप होते हैं। पहला है फाइब्रस प्रोटीन, तो ये फाइबर लाइक प्रोटीन होते हैं। दे हैव थ्रेड और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल। तो इसमें बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं। दे आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। हमें पता है पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन का जो CO होगा पेप्टाइड बॉन्ड का, दूसरे का NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है और बहुत सारे अमीनो एसिड में ना सल्फर प्रेजेंट होता है, तो सल्फर सल्फर के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकता है। अब ये जो फाइब्रस प्रोटीन है ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसकी एग्जाम्पल है कैरेटिन जो हेयर वूल सिल्क में प्रेजेंट है। अनदर एग्जाम्पल है मायोसिन जो मसल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है इसमें पॉलीपेप्टाइड जो होता है कॉइल अराउंड इन ए स्फेरिकल शेप, तो एक स्फेरिकल शेप में ये कॉइल करता है, उसी से इसका नाम आया ग्लोबुलर प्रोटीन, मींस स्फेरिकल शेप। ये नॉर्मली ना वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो जैसे हमारा ब्लड का प्लाज्मा है उसमें ये जो प्रोटीन है ये सॉल्युबल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन है उसके 4 डिफरेंट लेवल होते हैं। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर। हमें पता है जो प्रोटीन है उसमें 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन होता है।
ईच पॉलीपेप्टाइड चेन हैज लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड लिंक टू वन अनदर इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है, वो बनता कैसे है, अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही कंबाइन करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। The specific sequence in which various amino acids are linked to each other to form polypeptide is primary structure। और यही एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसमें अमीनो एसिड एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। इसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। द चेंज ऑफ जस्ट वन अमीनो एसिड इन द सीक्वेंस। अगर आपने सपोज ये जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड की, इसमें आपने एक भी अमीनो एसिड चेंज कर लिया तो ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है और ये क्रिएट कर सकता है डिफरेंट प्रोटीन। तो ये क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। सेकंड है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। हमने देखा था प्राइमरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन होता है तो उसका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट से उसका पर्टिकुलर शेप आता है, विच अराइज एज रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। टू टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। पहला है अल्फा हेलिक्स। जो अल्फा हेलिक्स है ये मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग इन राइट हैंड हेलिक्स। तो राइट हैंड हेलिक्स में मतलब ऐसे ऐसे ये क्या बनाएगा, हेलिक्स बनाएगा और ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं। कैसे आते हैं, तो हमें पता है पेप्टाइड बॉन्ड में CO और NH होता है। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड का NH और दूसरे का CO के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। NH ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड। तो जैसे हमारा NH ग्रुप है अमीनो एसिड का, वो बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड विद CO ऑफ अनदर अमीनो एसिड। तो एक का NH दूसरे का CO के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट एडजेसेंट टर्न ऑफ द हेलिक्स। तो ये अमीनो एसिड सपोज यहाँ पे हुआ, दूसरा यहाँ पे हुआ, तो इन अमीनो एसिड जो एडजेसेंट टर्न पे प्रेजेंट है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और एज ए रिजल्ट हमारा एक स्टेबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। सेकेंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बीटा प्लीटेड शीट। इसमें एक से ज़्यादा क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो पूरा क्या होता है, स्ट्रेच्ड आउट हो जाता है। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसमें क्या होता है, एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसका CO और इसके NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और ये क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेच्ड होता है। तो एक 2 डायमेंशनल हमारा क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है और इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। थर्ड है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है फर्दर फोल्डिंग के बाद टर्शरी स्ट्रक्चर बनाता है। इट गिव राइज टू 2 मेजर मॉलिकुलर शेप। तो इससे मॉलिकुलर शेप आता है प्रोटीन का, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। तो जो फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन है वो टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं। द मेन फोर्सेज दैट स्टेबलाइज द सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जो मेन फोर्सेज है जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर सकता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। हमने पढ़ा पेप्टाइड बॉन्ड में CO और दूसरे के NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। डाइसल्फाइड लिंकेज। कुछ अमीनो एसिड में क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है तो सल्फर सल्फर के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज हो सकता है। वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि अमीनो एसिड में एसिडिक एज वेल एज बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इन्हीं अट्रैक्शन की वजह से जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो स्टेबल होता है। नेक्स्ट है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मैनी प्रोटीन एग्जिस्ट एज सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। तो मैनी जो प्रोटीन्स हैं उसमें सिर्फ क्या होता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। बट कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कंपोज होते हैं 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन के। तो उसमें एक से ज़्यादा क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है और इस पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या कहते हैं, सब यूनिट कहते हैं। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दिस सब यूनिट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब ये जो डिफरेंट सब यूनिट है पॉलीपेप्टाइड से बनते हैं वो स्पेस में अपने आप को ना अरेंज करते हैं और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उस स्पेशल अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे हेमोग्लोबिन है उसमें 4 सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फा सब यूनिट होते हैं, 2 बीटा होते हैं और चारों जो सब यूनिट है वो कंबाइन करके हेमोग्लोबिन बनाते हैं और वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन फाउंड इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम। किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जैसे हमारी बॉडी में एंजाइम की फॉर्म में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मसल्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है विद ए यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो इसका एक पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है बायोलॉजिकल सिस्टम में और उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, नेटिव प्रोटीन कहते हैं।
व्हेन ए नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्ट टू फिजिकल चेंज, अगर आपने नेटिव प्रोटीन में कुछ फिजिकल चेंज किया, जैसे चेंज इन टेम्परेचर किया या केमिकल चेंज किया, केमिकल चेंज मतलब आप चेंज कर सकते हो पीएच, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है प्रोटीन की। तो जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होगा, तो जो ग्लोब्यूल्स होंगे वो अनफोल्ड हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, और जो हेलिक्स है गेट अनकॉइल्ड बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग गेट्स डिस्टर्ब। तो जो प्रोटीन है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर लेता है और उसे हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉय, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डीनेचुरेशन से सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो वो स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, वो वैसा ही रहता है। एग्जाम्पल है कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग। आप क्या करो, टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहे हो तो एग व्हाइट क्या होता है, प्रोटीन होता है, वो कोगुलेट करता है, इसे हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट है कर्लिंग ऑफ मिल्क, जो मिल्क है वो कर्ड बना देता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय बैक्टीरिया इन मिल्क। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है मिल्क में, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने से जो पीएच है वो कम हो जाता है, पीएच कम होने से हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं और जो मिल्क में प्रोटीन है वो क्या होता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कोगुलेशन होता है और इसे हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हम पीवाईक्यू क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड ए पेप्टाइड बॉन्ड, 2019 का क्वेश्चन है। जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये एक अमाइड लिंकेज है, तो ये अमाइड लिंकेज होता है फॉर्म बिटवीन COOH ऑफ वन अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड का COOH ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है विद लॉस ऑफ वाटर। ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज है इट इज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड के बीच में ऑक्सीजन एटम के थ्रू क्या होता है, बॉन्ड बनता है, उसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। नेक्स्ट है गिव वन एग्जांपल ईच फॉर फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, 2016 का क्वेश्चन है। फाइब्रस प्रोटीन वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, इसका एग्जांपल है कैरेटिन। ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसका एग्जांपल है इंसुलिन। नेक्स्ट है अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर वाई, 2023 का क्वेश्चन है। जो अमीनो एसिड है इसमें एसिडिक एज वेल एज बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि एसिडिक ग्रुप में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, बेसिक ग्रुप में अमीनो ग्रुप होता है, तो ये एसिड बेस दोनों के साथ ये रिएक्ट कर सकता है, सो दैट्स व्हाई इट इज एम्फोटेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 2023 का क्वेश्चन है। जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ना उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हमारे पास एक चेन होता है पॉलीपेप्टाइड का, उसी के बीच में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वेरस बीटा प्लेटेड शीट में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स की चेन होती है और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो ये एक डिफरेंस है। नेक्स्ट है डिफाइन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 2024 का क्वेश्चन है। द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच द वेरियस अमीनो एसिड प्रेजेंट इन ए प्रोटीन, तो प्रोटीन में ना क्या होगा, हमेशा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा अमीनो एसिड का, तो उसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। और अगर कोई भी चेंज आ गया उस सीक्वेंस में तो प्रोटीन डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर एसेंशियल अमीनो एसिड, अमीनो एसिड विच कैनॉट बी सिंथेसाइज, कुछ अमीनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं एंड दे मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट, तो डाइट से वो ऑब्टेन करने पड़ते हैं, उसे हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, जैसे वैलिन एंड ल्यूसिन। नेक्स्ट हम एंजाइम्स की बात करेंगे। जो एंजाइम्स है ये एसेंशियल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है और ये बायो कैटलिस्ट भी होते हैं विच आर नीडेड टू कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। अब लिविंग सिस्टम में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होती है, तो एंजाइम उन रिएक्शन को ना फास्ट कर देते हैं, तभी हम इन्हें बायो कैटलिस्ट और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल जो एंजाइम्स है वो क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन, मतलब ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन, तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो एंजाइम है वो हमेशा स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर फॉर ए सबस्ट्रेट, और एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। जनरली दे आर नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड और क्लास ऑफ कंपाउंड अपॉन विच दे वर्क, तो इनका जो नाम है मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ किस कंपाउंड पे वो काम कर रहा है या क्लास ऑफ कंपाउंड पे वो काम कर रहा है, उसी से इसका नाम डिराइव होता है। जैसे माल्टोस है, इसकी हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, तो उस एंजाइम का नाम क्या है, माल्टेस है, तो माल्टेस हाइड्रोलिसिस पे माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। समटाइम्स एंजाइम्स आर ऑल्सो नेम्ड आफ्टर द रिएक्शन
वेयर दे आर यूज। कभी कभी इनका जो नाम है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन पे भी आता है जिसमें ये काम करते हैं। जैसे जो एंजाइम है विच कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट। एक एंजाइम है जो वन सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज कर सकता है और दूसरे सबस्ट्रेट को साइमल्टेनियसली रिड्यूस करता है, तो उस एंजाइम का नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। और जो एंडिंग है नेम ऑफ एंजाइम ये ASE, ए से एंजाइम का नाम जो है वो एंड होता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम काम कैसे करता है। सबसे पहले जो एंजाइम है दे आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज, काफी स्मॉल क्वांटिटी में दे आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ए रिएक्शन। रिएक्शन में काफी स्मॉल क्वांटिटी में एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। अब एंजाइम क्या करता है, रिड्यूस करता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ना एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना पड़ता है। तो एंजाइम क्या करता है, रिड्यूस करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। जैसे एग्जांपल है, अगर आपको कन्वर्ट करना है सुक्रोज को, हाइड्रोलिसिस करनी है सुक्रोज की ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 6.22 किलो जूल्स पर मोल। बट अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सुक्रेज, तो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है 2.15 किलो जूल्स पर मोल। सो एज ए रिजल्ट ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं सुक्रोज के वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट है विटामिन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो रिक्वायर होते हैं स्मॉल अमाउंट में इन अवर डाइट, बट अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो डिजीज हो सकता है। मोस्ट ऑफ द विटामिन कैनॉट बी सिंथेसाइज इन अवर बॉडी। तो नॉर्मली हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, बट जो प्लांट है ऑलमोस्ट सारे जो विटामिन है इन्हें सिंथेसाइज कर सकता है। सो इसे हम कंसीडर कर सकते हैं एसेंशियल फूड फैक्टर, मतलब फूड का ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ऑल द विटामिन आर जनरली अवेलेबल इन अवर डाइट, और हमारी डाइट में अवेलेबल होते हैं। सो दे आर रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हमारी डाइट में रिक्वायर होते हैं स्मॉल अमाउंट में, और ये परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ। तो ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए विटामिन जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन को हमने क्लासिफाई किया दो ग्रुप में डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी। वो किस में सॉल्युबल है, वाटर और फैट में। सबसे पहला है फैट सॉल्युबल विटामिन। ये जो विटामिन होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं फैट एंड ऑयल में, और ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। एग्जाम्पल है विटामिन A, D, E, K। अब ये कहाँ पे स्टोर हो सकते हैं, लीवर में स्टोर हो सकते हैं या एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो सकते हैं। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है, तो उसमें फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो सॉल्युबल होते हैं। सेकंड है वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये जो विटामिन है ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसमें एग्जाम्पल आता है विटामिन बी ग्रुप, बी का ग्रुप आता है, और विटामिन सी आता है। अब क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, दे मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट। रेगुलरली ये डाइट में रिक्वायर होते हैं क्योंकि ये रेडिली एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन में। तो अगर ये एक्सेस में प्रेजेंट है तो बॉडी यूरिन के थ्रू इसे एक्सक्रीट कर देता है। तो रेगुलरली वाटर सॉल्युबल विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये स्टोर नहीं होते हमारी बॉडी में, एक्सेप्ट जो विटामिन B12 है ये लीवर में स्टोर होता है। बाकी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम विटामिन के नेम, सोर्सेज और डेफिशिएंसी डिसीज की बात करेंगे। सबसे पहला है विटामिन ए, इसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं। इसका सोर्स होता है फिश लिवर ऑयल, कैरेट बटर या मिल्क। डेफिशिएंसी डिसीज होता है, पहला जो डिसीज है इसे ज़ीरोप्थेल्मिया कहते हैं। हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, तो आई का जो आगे वाला पोर्शन होता है उसे कॉर्निया कहते हैं, तो वो हार्ड हो जाता है। इससे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस में लो लाइट में पर्सन ठीक से देख नहीं पाता। सेकेंड है विटामिन B1, इसे हम थायमीन भी कहते हैं। ये यीस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल और सीरियल में ये पाया जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है इसे हम बेरी कहते हैं। इसमें लॉस ऑफ एपिटाइट, जो हंगर है वो कम हो जाता है, और ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड हो जाती है। थर्ड है विटामिन B2, इसे हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। ये मिल्क, एग, वाइट, लीवर एंड किडनी में पाया जाता है। इससे काइलोसिस होता है। काइलोसिस क्या होता है, फिशरिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ एंड लिप्स। माउथ और लिप का जो कॉर्नर है वो उसमें कट आ जाता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है स्किन में। नेक्स्ट है विटामिन B6, इसे हम पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। ये यीस्ट, मिल्क, एग, योक, सीरियल एंड ग्राम में ये पाया जाता है। इससे कन्वल्शन होता है, मतलब जो मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने लगता है इनवॉलेंट्री, उसे हम कन्वल्शन कहते हैं। फिफ्थ विटामिन है विटामिन B12, ये मीट, फिश, एग और कर्ड में पाया जाता है।
इसकी डेफिशिएंसी से परनीशियस अनीमिया होता है, जो आरबीसी है वो डेफिशिएंट हो जाते हैं हेमोग्लोबिन में। अगर हेमोग्लोबिन का लेवल कम होता है तो जो आरबीसी है कम ऑक्सीजन कैरी करता है और उससे परनीशियस एनीमिया होता है। सिक्स्थ है विटामिन सी, इसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये सिट्रस फ्रूट, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है, जो गम्स हैं उसमें ब्लीडिंग होता है। सेवंथ है विटामिन डी। एक्सपोजर टू सनलाइट, फिश एंड एग योग से इसका लेवल बॉडी में इंक्रीज होता है। चिल्ड्रन में जो डिजीज होती है इसकी डेफिशिएंसी से, उसे हम रिकेट्स कहते हैं। उसमें जो बोन्स हैं वो डिफॉर्म हो जाती है चिल्ड्रन में। अडल्ट्स में जो डिजीज होती है उसे हम ऑस्टोमेलेशिया कहते हैं। उसमें जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाती है और जॉइंट पेन होता है। विटामिन ई का जो सोर्स है वो है वेजिटेबल ऑयल लाइक व्हीट जर्म ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल। अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो इससे क्या होता है, इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी है वो वीक होता है। मस्कुलर वीकनेस, मसल में भी वीकनेस आता है। विटामिन के की बात करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में ये पाया जाता है। इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम, तो इंजरी के बाद जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है अगर इसकी डेफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाता है, तो जो ब्लीडिंग है वो ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हम पीवाईक्यू क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाई विटामिन सी कैनॉट बी स्टोर इन आवर बॉडी, 2016 का क्वेश्चन है। जो विटामिन सी है ये वाटर सॉल्युबल होता है और ये रेगुलरली एक्सक्रीट होता है इन यूरिन, सो दैट्स व्हाई इसे बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि यूरिन से ये एक्सक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ विटामिन विच डेफिशिएंसी कॉज बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन, 2015 का क्वेश्चन है। तो विटामिन डी से बोन डिफॉर्मिटीज होती है चिल्ड्रन में। नेक्स्ट है नेम द विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉज परनीशियस एनीमिया, 2019 का क्वेश्चन है। परनीशियस एनीमिया में जो आरबीसी है उसमें एचबी हेमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। ये विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट है डिफाइन विटामिन एंड क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, रिक्वायर इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट, काफी स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। ये परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन और ये मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल जिसमें ADEK आता है एंड वाटर सॉल्युबल में B कॉम्प्लेक्स आता है एंड विटामिन सी आता है। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लियस होता है लिविंग सेल का वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर। तो जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं और न्यूक्लियस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसे हम हेरिडिटी कहते हैं। अब जो पार्टिकल न्यूक्लियस में जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हेरिडिटी, जो ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से अनदर, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब जो क्रोमोसोम है ना वो बनता है प्रोटीन से एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल। प्रोटीन और बायोमोलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से क्रोमोसोम बनता है और उस बायोमोलिक्यूल को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक होता है डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक होता है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन्हें हम ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे जो यूनिट्स हैं वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हमारा डीएनए एंड आरएनए आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जब आप हाइड्रोलिसिस करो ना न्यूक्लिक एसिड का तो आपको तीन कंपोनेंट मिलते हैं, चाहे डीएनए हो या आरएनए, हाइड्रोलिसिस पे तीन कंपोनेंट मिलते हैं। पहला है पेंटोज शुगर, ये 5 कार्बन का शुगर होता है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। जो डीएनए में शुगर प्रेजेंट होता है उसे बीटा डी डीऑक्सीराइबो शुगर कहते हैं। ये शुगर मॉइटी होता है, मतलब शुगर जो है वो क्या होता है मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होता है, उसे शुगर मॉइटी कहते हैं। वेरस आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है उसे बीटा डी राइबो शुगर कहते हैं। तो ये राइबोस है बीटा डी राइबोस। अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 कार्बन है, OH H H OH H OH CH2 OH, तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये पेंटो शुगर है। ये हमारा है बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोस। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें जो सेकंड पोजीशन है ना यहाँ पे OH था, यहाँ पे O प्रेजेंट नहीं होता है, तो तभी हम इसका नाम लिखते हैं बीटा डी। सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीराइबो। ये जो शुगर है ये डीएनए में प्रेजेंट होता है और ये वाला जो है बीटा डी राइबोस ये आरएनए में प्रेजेंट होता है। डीएनए एंड आरएनए में सेकंड कंपोनेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड। ये कॉमन प्रोडक्ट है फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए हाइड्रोलिसिस। तो डीएनए एंड आरएनए की हाइड्रोलिसिस पे फॉस्फोरिक एसिड मिलता है। थर्ड प्रोडक्ट मिलता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बन की रिंग होती है
और उसमें अदर देन कार्बन भी एटम प्रेजेंट हो सकता है, उसे हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो कार्बन की रिंग है और इसमें नाइट्रोजन अगर आप देखोगे प्रेजेंट है, तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। दो तरह के नाइट्रोजन बेसिस हो सकते हैं, एक होता है प्यूरिन, ये डबल रिंग होते हैं, पायरिमिडीन में सिंगल रिंग प्रेजेंट होता है। प्यूरिन्स दो तरह के होते हैं, एक होता है एडेनिन, इसमें कैपिटल ए से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा है ग्वानिन, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। पायरिमिडीन में तीन होते हैं, एक होता है यूरासिल, यूरासिल कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमीन को कैपिटल टी से और साइटोसिन को कैपिटल सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है नाइट्रोजन बेस। और यूरासिल और थायमीन में डिफरेंस क्या है, थायमीन में यहाँ पे CH3 होता है। अगर हम डीएनए की बात करें उसमें 4 बेसिस प्रेजेंट होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमीन। आरएनए में भी 4 बेसिस होता है, 3 बेसिस डीएनए को मैच करता है, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो ये जो 3 बेसिस है डीएनए एंड आरएनए दोनों में प्रेजेंट है। वेरेस जो थायमीन है सिर्फ वो डीएनए में प्रेजेंट होता है और जो यूरासिल है वो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड। ए यूनिट फॉर्म, ये एक यूनिट है जो बनता है बाय द अटैचमेंट ऑफ ए बेस, जो बेस है वो अटैच करता है फर्स्ट प्राइम पोजीशन ऑफ ए शुगर। जो कार्बन 1 है शुगर का उसे हम फर्स्ट प्राइम पोजीशन कहते हैं, तो उसके साथ क्या जुड़ता है, बेस जुड़ता है, हमारा न्यूक्लियोसाइड बनता है। यहाँ पे जैसे हमने क्या लिया है, राइबोस शुगर लिया है, तो बेस के साथ कंबाइन करके वो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। इन न्यूक्लियोसाइड द शुगर कार्बन आर नंबर्ड एज 1 प्राइम, 2 प्राइम और 3 प्राइम इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश दीज फ्रॉम द बेसिस। अब बेसिस में भी कार्बन होते हैं और शुगर में भी कार्बन होते हैं, तो जो शुगर है इसके कार्बन को हम क्या करते हैं 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश से नंबरिंग करते हैं। तो ये जो डैश होता है इसे प्राइम कहते हैं, तो ये 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम है। तो फर्स्ट प्राइम कार्बन के साथ जब बेस जुड़ता है तब हम क्या बोलते हैं, उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, when a nucleoside is linked to phosphoric acid at 5 प्राइम पोजीशन ऑफ शुगर moiety। शुगर moiety क्या होता है, जो शुगर है वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। हमें पता है शुगर के साथ बेस प्रेजेंट है फर्स्ट प्राइम पोजीशन पे, इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अगर हम 5th कार्बन की बात करें, किसके, शुगर की, तो 5th कार्बन को हम 5 प्राइम पोजीशन कहेंगे। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड में से क्या होता है, H+ रिमूव हो जाता है, एज ए फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे कंबाइन करता है, तो बेस शुगर प्लस फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड, इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट टुगेदर। अब डिफरेंट जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक दूसरे से ज्वाइन कर सकते हैं बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है बिटवीन 5 प्राइम एंड 3 प्राइम कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। अगर हम बात करें डाई न्यूक्लियोटाइड की, हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है इसका अगर आप शुगर देखोगे 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। इस वाला जो न्यूक्लियोटाइड है इसका अगर आप क्या देखोगे, शुगर देखोगे, इसके 3 प्राइम पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब क्या होता है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है 5 प्राइम कार्बन वाला, इसके 3 प्राइम कार्बन के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, इसके OH के साथ ये बॉन्ड बना लेता है। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है 3 प्राइम और 5 प्राइम कार्बन ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड के साथ कंबाइन है और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करते हैं, एक का 5 प्राइम कार्बन, दूसरे का 3 प्राइम कार्बन के साथ, और जो बॉन्ड बनता है उसे हम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। और अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करते हैं तो ये एक चेन बनाते हैं जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करें, एक ऐसा एंड होगा जहां पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड नहीं बना रहा है, और दूसरे एंड पे क्या होगा, जो OH ग्रुप है वो फ्री होगा। तो जो वाला एंड है जिसपे फॉस्फेट फ्री है, क्योंकि 5 प्राइम कार्बन के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो इस एंड को हम क्या बोलते हैं, 5 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और जिस एंड पे क्या है, OH ग्रुप फ्री है, जो OH है 3 प्राइम कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसे हम 3 प्राइम एंड ऑफ चेन। तो कभी भी हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं, एक 5 प्राइम एंड होता है और एक 3 प्राइम एंड होता है। 5 प्राइम रिप्रेजेंट करता है फ्री फॉस्फेट ग्रुप और 3 प्राइम रिप्रेजेंट करता है वहां पे फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट है। और जब लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करते हैं और कनेक्टेड है तो वो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, हमने देखा था उसमें क्या होता है, जो फॉस्फेट है वो शुगर से कंबाइन करता है, तो शुगर फॉस्फेट का ऐसे बॉन्ड बनता है, और जो बेसिस है वो साइड पे फर्स्ट प्राइम पोजीशन पे क्या होती है, फ्री होती है। तो याद रखना, जो शुगर प्लस फॉस्फेट है ये क्या बनाता है, बैकबोन बनाता है न्यूक्लिक एसिड का। तो ये बैकबोन होता है, एक जगह 5 प्राइम होता है और दूसरा एंड क्या होता है, 3 प्राइम हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड के ना 2 लेवल होते हैं। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है,
द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की जो चेन है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड की कौन सी सीक्वेंस प्रेजेंट है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। अब न्यूक्लियोटाइड भी डिफरेंट हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन कौन सी बेस प्रेजेंट है, क्योंकि डिफरेंट बेसिस प्रेजेंट हो सकती है डीएनए एंड आरएनए में, तो उसके हिसाब से न्यूक्लियोटाइड भी डिफरेंट होते हैं और जो ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ये हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है। नेक्स्ट हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। यह दिया था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। इन्होंने डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए बताया। इन्होंने बोला जो डीएनए है उसमें क्या होते हैं, दो स्ट्रैंड्स होते हैं और वो एक दूसरे के अराउंड कॉइल करते हैं और हेलिक्स फॉर्म में होते हैं। डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उन्होंने कहा जो डीएनए है उसमें दो सेपरेट क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। तो दो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के, लीडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जो एक स्ट्रैंड होगा वो सपोज 5 प्राइम से 3 प्राइम पे होगा, तो दूसरा स्ट्रैंड कहां पे होगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में होगा, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के अराउंड कॉइल करते हैं। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड्स हैं इन दोनों के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन पेयर्ड बेसिस। तो बेसिस के बीच में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। अगर हम डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को देखो, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है और दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है। अब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, सो एज ए रिजल्ट जो इनका फ्री बेस होता है ना वो एक दूसरे के सामने आ जाता है। तो इसका बेस इस न्यूक्लियोटाइड चेन का इसके सामने आ जाएगा और इसका न्यूक्लियोटाइड चेन का जो बेस है सामने आ जाता है और ये बेसिस हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो एडेनिन ऑफ वन स्ट्रैंड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू थायमिन ऑफ अदर। तो एडेनिन के सामने हमेशा थायमिन आता है और इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। सिमिलरली जो साइटोसिन है ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड विद ग्वानिन और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन आएगा, ये हमेशा ऐसे ही होता है। एडेनिन के सामने थायमिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन आता है, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। एडेनिन थायमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ग्वानिन साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। एज ए रिजल्ट जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का वो स्टेबल होता है। अगर हम आरएनए की बात करें, इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, जो आरएनए है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मली आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है। समटाइम दे फोल्ड बैक ऑन देमसेल्व्स टू फॉर्म डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। कभी कभी आरएनए का जो सिंगल स्ट्रैंड है वो खुद के साथ क्या बना सकता है, फोल्ड करके डबल स्ट्रैंड बना सकता है, उसे हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहते हैं। 3 टाइप ऑफ आरएनए होता है। एक होता है मैसेंजर आरएनए, इसे एमआरएनए कहते हैं। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो डीएनए है वो अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है एमआरएनए में। राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए होता है, ये राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस में जो टीआरएनए है वो अमीनो एसिड लाता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहला है हेरिडिटी। जो डीएनए है इट सर्व एज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। जो डीएनए है वो ऐसे केमिकल बेसिस, मतलब वो ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इसे हम कंसीडर करते हैं रिजर्व ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन। डीएनए मॉलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में एक सेल से 2 नए सेल्स बनते हैं, जो नए सेल्स बनते हैं उसे डॉटर सेल्स कहते हैं। तो डीएनए क्या करता है, अपनी कॉपी बना सकता है और दोनों डॉटर सेल्स में अपनी कॉपी ट्रांसफर कर सकता है और आइडेंटिकल डीएनए का स्ट्रैंड बनता है ड्यूरिंग माइटोसिस। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है न्यूक्लिक एसिड का। जो प्रोटीन सिंथेसिस है, अभी हमने देखा था वेरियस जो आरएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, बट जो मैसेज है सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द डीएनए। हमें पता है जो डीएनए है ना वो अपना मैसेज ट्रांसफर करता है एमआरएनए में, और वही जो मैसेज है ना, जो सीक्वेंस है, उसी से अमीनो एसिड की चेन बनती है और प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट हम पीवाईक्यू की बात करेंगे। नेम द यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ ए बेस टू फर्स्ट प्राइम पोजीशन ऑफ शुगर। 2020 का क्वेश्चन है। तो याद रखना बेस प्लस शुगर जो है वो न्यूक्लियोसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। 2016 का क्वेश्चन है। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट है राइट टू डिफरेंस बिटवीन आरएनए डीएनए। 2023 का क्वेश्चन है। जो डीएनए है वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है वो डीऑक्सीराइबोस होता है और आरएनए में
राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, 2019 का क्वेश्चन है। जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये क्या होता है, पेंटोज शुगर प्लस बेस होता है, वेराज जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें पेंटोज शुगर बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्मोन्स की। हार्मोन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर। तो ये इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, मतलब वन ग्रुप ऑफ सेल या टिश्यू से ये मैसेज कैरी कर सकते हैं अदर ग्रुप ऑफ सेल और टिश्यू। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। दे आर पोर्ड डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जब वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में उसको पोर कर देते हैं, विच ट्रांसपोर्ट देम टू द साइट ऑफ एक्शन। तो जो ब्लड है वो साइट ऑफ एक्शन में जाता है, वहाँ पे रिसेप्टर होते हैं जो हार्मोन को एक्सेप्ट करते हैं और वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। सबसे पहला टाइप है स्टेरॉइड। जो स्टेरॉइड्स होते हैं डेरिवेटिव है 4 रिंग सिस्टम के, तो 4 रिंग प्रेजेंट होती है स्टेरॉइड्स में। एग्जाम्पल है एस्ट्रोजन जो फीमेल में प्रेजेंट होता है, एंड्रोजन मेल में प्रेजेंट होता है, ये सेक्सुअल डेवलपमेंट करते हैं। सेकेंड टाइप है पॉलीपेप्टाइड, ये चेन ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, जैसे इंसुलिन। जो इंसुलिन है वो रेगुलेट करता है ब्लड में शुगर और ग्लूकोज को, एंड एंडोर्फिन्स क्या होते हैं, ये बॉडी में पेन को रिड्यूस करते हैं। थर्ड है अमीनो एसिड डेरिवेटिव, ये मॉडिफाइड अमीनो एसिड होते हैं। एग्जाम्पल है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये मीडिएट करता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, ये दोनों हार्मोन। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ हार्मोन्स। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन। जो इंसुलिन है ना हमारी बॉडी में वो क्या करता है, जो ग्लूकोज का लेवल है उसको डिक्रीज करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। वाइल ग्लूकागॉन ये क्या करता है, ब्लड में ना ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सेकेंड है रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन जो है हेल्प करता है बॉडी को रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। थर्ड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हाइट ऑफ द पर्सन, मसल मास एंड टिश्यू ग्रोथ। सेक्स हार्मोन्स जो है वो भी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, ये रेगुलेट करते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। फोर्थ है थायराइड रेगुलेशन। जो थायराइड ग्लैंड है ये थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म, और थायरॉक्सिन बनने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो उससे गॉइटर हो सकता है। इम्बैलेंस, अगर थायराइड की रेगुलेशन में इम्बैलेंस हो जाए और उसकी जो क्वांटिटी है कम प्रोड्यूस हो तो उसे हाइपोथायरॉइडिज्म कहते हैं, और अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो हाइपरथायरॉइडिज्म कहते हैं, तो उससे जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एडिशनल हार्मोन फंक्शन की बात करेंगे, जैसे एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन। इसमें 2 हार्मोन्स होते हैं, एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी। नेक्स्ट है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये जो है बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर का जो बैलेंस है किडनी में मेंटेन करते हैं। अगर इन दोनों हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, एडिसन डिजीज होती है। नेक्स्ट हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रिपेयर करता है यूट्रस को फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग। तो फर्टिलाइज जो एग है वो यूट्रस में क्या होता है, अटैच होता है और प्रेगनेंसी होती है, और उसमें जो हेल्प करता है वो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। आई होप आपको इस चैप्टर का वन शॉट समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो आपको बाकी चैप्टर्स के मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।